Hello everyone, welcome to Beckons. Today we would be working on punctuation rules and I would be talking about commas. Today I would be working on punctuation rules. Now let me just tell you something about punctuation. Punctuation में सिर्फ कॉमर्स नहीं होते, इसमें हाइफन होता है, इसमें डैश होता है, कैपिटलाइजेशन होती है. But most of the time when you are writing down something, you would be given a lower score. आप कोई भी इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो आपका स्कोर कम हो जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कॉमा कहाँ पे लगाना है. अब आज के लेक्चर का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाए कि आपने कहाँ पे कॉमा लगाना होता है. Now what happens is that whenever people are working on commas, जब भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि जब दिल करेगा कॉमा लगा देंगे. फॉर इंस्टेंस, जब उनका दिल करता है कि कॉमा लगाना है तो वो लगा देते हैं, जब दिल करता है नहीं लगाना तो वो नहीं लगाते. आफ्टर टुडेज लेक्चर यू वुड perhaps understand the 6 to 7 different rules or 6 to 7 different situations where you have to put a comma. Okay, let's start. I'm going to write a sentence. Now let's have a look at these two sentences. What we have written down over here is an introductory prepositional phrase. जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी prepositional phrase. आपने जब कहीं पे कुछ पढ़ा होगा या कुछ लिख रहे होंगे तो वहां पे लिखा होता है जैसे at present he is angry, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है for the last 2 hours I have been talking to him. जब आपने कहीं पे पढ़ा होगा when you would have read somewhere or even if you're writing something, ज्यादातर at present के बाद कॉमा लगा होगा और for the last 2 hours के बाद भी कॉमा लगा होगा. अब सवाल आता है कि ये कॉमा क्यों लगा हुआ था, ये कॉमा क्यों लगा हुआ था, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसके पीछे लॉजिक क्या थी. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और सेंटेंस लिख देता हूं. ऑन माय बर्थडे आई गॉट अ गिफ्ट. यहां पे भी आप देख रहे हैं कि ऑन माय बर्थडे के बाद कोई आप सेंटेंस गूगल पे भी सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको नजर आएगा कि इसके बाद कॉमा लगा होगा. इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब पहला वर्ड एक सेंटेंस का, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज अ preposition, अगर एक सेंटेंस का पहला वर्ड preposition है तो उसके फ्रेज के बाद कॉमा लगाना कंपल्सरी बन जाता है. गॉट इट? लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन. if the first word of a sentence is a preposition, it means this is now an introductory prepositional phrase. At present he is angry. यहाँ पे ये पहला वर्ड preposition है तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा. For the last 2 hours पहला वर्ड क्या है, for है, for भी एक preposition है तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा. अगर हम लिखते हैं on my birthday तो पहला वर्ड क्या है, on है, on my birthday के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा. अब मैं इसको जरा चेंज करके लिखता हूँ सेंटेंस को कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए. अगर आपने ऐसे लिखा है सेंटेंस को, आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा
you would not put a comma over here because now preposition जो है it is coming in the middle of the sentence. अगर preposition sentence के शुरू में आएगा तो आपको हमेशा comma लगाना पड़ेगा. Fine. Now let's move to the next concept. And that is for linking devices. I did not study, thus I failed the exam. I did not study, thus I failed in the exam. अब आपके पास ये दो सेंटेंसेस हैं. I did not study के बाद ये फुल स्टॉप लगा हुआ है. एक चीज याद रखें कि I did not study, अगर आपने इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है तो लिंकिंग डिवाइस के बाद हमेशा you always have to put a comma right after the linking device or else it would be a mistake. ये दो सेंटेंस है ना. I did not study, thus I failed in the exam. तो अगर आप linking device को यूज कर रहे हैं to connect two sentences, for the first one you wrote down I did not study, full stop, thus comma I failed in the exam. Got it? So if you are having two different sentences being connected with a linking device, तो आपको हमेशा उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा. और अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते और आप वैसे ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं, फॉर इंस्टेंस आई डिड नॉट स्टडी दस आई फेल्ड इन द एग्जाम, तो यहाँ पे आपको 10 से पहले सेमी कोलन, ये जो कॉमा है उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट और फिर 10 के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा. गॉट इट? So now you guys have learned two rules for putting commas. Let's move to the next one. Let's have a look at these two sentences. The first one is, currently they are very worried. Currently they are very worried. Or they are worried. Currently they are worried. And the other one is, nowadays I spend most of my time at home. Nowadays I spend most of my time at home. इसके अंदर जब भी आपका पहला वर्ड एडवर्ब है, एडवर्ब को अगर आपने वैसे तो क्लास में मैंने एक और लेक्चर में बताया हुआ है व्हाट एडवर्ब है, बेसिक इंग्लिश के लेक्चर में बताया हुआ है. अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा होता, 95% एडवर्ब्स वो होते हैं जिनके एंड में एल वाई होता है. अगर नाउडेज के एंड में नहीं है एल वाई, तो इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज एन एडवर्ब, सो यू हैव टू पुट अ कॉमा राइट आफ्टर इट. अगर आपका पहला वर्ड, if you are understanding it, if the first word of the sentence is an adverb, तो आपका उसके बाद कॉमा लगना कंपल्सरी है. You have to put a comma right after that word. और यहाँ पे भी nowadays I spend most of my time at home, तो nowadays के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा. Fine. Next part.
Now I'm showing you two sentences. She did not study, so she failed in the exam. She did not study, so she failed in the exam. And the other one is, he was my friend, but he did not help me. The first one is, she did not study, so she failed in the exam. उसे पढ़ा नहीं इसलिए वो फेल हो गई. दूसरा, he was my friend, वो मेरा फ्रेंड था मगर उसने मेरी हेल्प नहीं की. अब हम में से मेजॉरिटी लोग इधर कॉमास नहीं लगाते, but please remember, whenever you are connecting two sentences with coordinating conjunctions, and what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so, which are fanboys. Which are fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. जब भी आप दो sentences को connect करते हैं और उससे पहले और उनको कनेक्ट करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको उस वर्ड से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा. आपको उस वर्ड से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और else it would be a punctuation error. It would be considered as a punctuation mistake. Are you guys getting it? Yes, fanboys. So if you are going to if you're going to connect two sentences, whenever you are connecting those two sentences with these words which are for, and, nor, but, or, yet, so, you have to connect them with you have to connect them with one of these. If you have to connect them with one of these, आपको उससे पहले कॉमा लगाना पड़ेगा. हम में से बहुत से लोग एंड से पहले, बट से पहले कॉमा नहीं लगाते जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. और वो जब हम गलतियां इंग्लिश के किसी भी एसे में एग्जाम में करते हैं, तो हमारा स्कोर गिरता रहता है. हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज वैलिड थी या नहीं. अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं. अब अभी सर्च कर लें, किसी बुक से देख लें, हर जगह हमेशा कॉमा जरूर लगता है अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ा. इफ यू आर कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. It is for a list. अच्छा, पिछले वाले जो यूजेज था, जो पिछला यूजेज था, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी. आई टोल्ड यू गाइस दैट इफ यू आर गोइंग टू connect if you're going to connect two sentences, if you are going to connect two sentences with fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so, तो आपको उन कंजंक्शन, उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाना पड़ता है. Yes, there has to be a comma before and. Now, if you have to give a list of things, अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं. जब वो दो या तीन जैसे दो से ज्यादा चीजों की लिस्ट दे रहे हैं, तो वो लिख देते हैं ही वेंट टू ऑरलैंडो बैंकॉक, और वो हमेशा इधर कॉमा भूल जाते हैं. अगर आप तीन चीजों की लिस्ट बता रहे हैं, तो आपको एक कॉमा उन दो चीजों से पहले, और आपको उस एंड और उस सेकंड जो वर्ड होता है उससे भी आपको कॉमा लगाना पड़ता है. You have to put a comma before it. Now let me just compare it with the other sentence. He went to Orlando and Roseville. मैंने अभी आपको पहले ये कहा था. मैं आपको एक और सेंटेंस लिख के देता हूँ. वो जो फैन बॉयज वाला था वो वाला सेंटेंस में लिख के दे रहा हूँ.
अब यहाँ पे आप एक चीज को देखें कि he did not study and he ended up with a low score. यहाँ पे मैंने कॉमा क्यों लगाया है? क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है. ये दो sentences हैं जो combine हो रहे हैं. But when I'm going to have a look at this sentence, you can see that over here I have written down he went to Orlando and Roseville. ये तो एक सेंटेंस है मगर ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा. If there was a list of three or more things, only then you would be putting a comma beforehand. Got it? The next one is negation. I want the red ball, not the blue one. अच्छा, अब यहाँ पे I want the red ball, not the blue one. इसको कैसे ये आप कहते हैं ना I want to go to Australia, not to Canada. तो ये एक बात आपने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता. जब एक सेंटेंस और उसके साथ एक और के ऊपर ना आ जाए, नॉट का आ जाए, निगेशन आ जाए, तो वो निगेशन से पहले भी आपको कॉमा लगाना पड़ता है. उस निगेशन से पहले भी आपको कॉमा लगाना पड़ता है. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. Although she was late, but I allowed her to attend the class. अब इसमें मुझे बताएं गलती क्या है? Tell me the mistake in this sentence. हम में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, अगर राइटिंग में रोक रहे भी हैं, even if we are stopping ourselves from this committing this mistake, we are still committing it while we speak. Although के साथ but नहीं आ सकता, although के साथ but नहीं आ सकता, तो आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि but यहाँ but आ जाए या फिर हम उस पे कॉमा लगा दें. There's a video I've made for complex sentences. You need to understand that you need to put a comma. You need to put a comma right after this dependent clause. Just although she was late, I allowed her to attend the class because I was busy. I did not call you. तो उस सेंटेंस के बाद you have to write down because I was busy, I did not call you. Now, let's have a look at this. I did not call you because I was busy. आपने ये चीज देखी होगी. You must have seen आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप बिकॉज को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं तो उस वक्त कॉमा नहीं लगाते. सेंटेंस को अगर बीच में यूज कर रहे हैं बिकॉज को तो कॉमा नहीं लगाते. कुछ लोग लगा भी देते हैं, ऑल्दो से पहले लगा देते हैं, तो ये डिजायरेबल नहीं है. आप लगा दे तो ठीक है, उसका मार्क्स नहीं कटेंगे, मगर इफ यू आर यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस in the middle of the sentence, जैसे because है, although है, even though है, सेंटेंस के बीच में कुछ स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं लगा लें, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, मगर ज्यादातर हम उसको नहीं लगाते. फाइन, नाउ that was the basic I would say the basic rules which are governing commas. They are not all of them, but they are the ones which are enough for you to realize what or where you are supposed to put the comma. So I'm just going to write them down again. हमने जो जो अभी पढ़ा है
उसमें prepositional phrases थे, एक उसमें linking devices थी, we worked on negation, we worked on list, we worked on compound sentences, which was fanboys, we worked on complex sentences, and we worked on adverbs. अब अगर आप prepositional phrases हैं और end में adverbs हैं, अगर आप इन रूल्स के बाद अगर आप अपनी ग्रामर को देखें तो आप देखेंगे कि इनमें से ऑन एवरेज आप शायद 10 जगहों के ऊपर कॉमा भूल रहे हो. तो in case you want to write down something and get it checked, you could just write a paragraph or some sentences using commas in the comment box and I'll tell you whether it was right or wrong. But you will see that हमें लगता है commas जो है वो decoration है, असल में commas जो है वो उसके पीछे एक set rules हैं जो आज हमने discuss की. Okay, thank you.